तो बच्चों कैसे हो आप लोग? होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो अभी हमने लगभग सारे सिस्टम्स अपनी बॉडी के कवर कर लिए हैं। तो अब हम आज एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज सेल, विच इज द यूनिट ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है। तो उसमें हमने देखा कि अगर एक सेल भी है उसकी बॉडी में तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। इसका मतलब वन सेल इज इनफ, सो इट इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि एक ही सेल से आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं। इसी बेसिस पे हमने यूनिसेलुलर बोला ऑर्गेनिजम्स को जिनमें एक सेल होता है, और मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज्यादा सेल होता है। लेकिन ये देखा जो यूनिसेलुलर है दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो इससे ये साबित हो गया कि even one cell is enough for survival. That is why it is known as a functional and structural unit of life. अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो एक साइंटिस्ट था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। इसने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन। उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब अगर बात करें सेल थ्योरी की तो वो दो साइंटिस्ट ने बनाई थी पहले शुरुआत में। तो पहले का नाम था मैथियर श्नेडन। 1883 में ही वॉज अ 1838 में, सॉरी, कितनी 83 को याद रहता है। 1838 में ही वॉज अ जर्मन बोटैनिस्ट। अब क्योंकि बोटैनिस्ट था तो उसने प्लांट सेल को स्टडी किया। दूसरा था थियोडोर श्वान। अगले साल 1839 में, ये ईयर भी दिया एनसीईआरटी में इसलिए याद कर लेना। ये भी दिया है कि वॉज अ जर्मन, ही वॉज अ, ये तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। अब क्योंकि ये जूलॉजिस्ट था तो इसने एनिमल सेल को स्टडी किया। ठीक है, तो इन्होंने ये जाना कि दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन तो होती है आउटर, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनली सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलके ये किया। लेकिन इसके बाद एक आया रुडोल्फ विर्को साइंटिस्ट इन द ईयर 1855। उसने बोला कि जो भी कोई नया सेल बनता है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जो है कोई भी नॉन लिविंग थिंग से एक नया सेल बन जाएगा। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होंगे वो डिवाइड करेंगे और तभी नया सेल बनेगा। इसको इसको उसकी लैंग्वेज में ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं। अब ये कौन सी भाषा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्योंकि उसमें दिया है एनसीईआरटी में और एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन ऑफ सेल। तो इसको भी हम लोगों ने ऐड कर लिया उसमें सेल थ्योरी में। तो अब सेल थ्योरी के दो मेन पोस्टुलेट हो गए। एक तो ये हो गया ऑल लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। और दूसरा ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
तो ये 2 पॉइंट हो गए सेल थ्योरी के, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा एक वो सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, एक जनरल ओवरव्यू ऑफ अ सेल। अब अगर प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, और अभी ये भी बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है ना? इसके अलावा दोनों में न्यूक्लियस होता है, जो कि एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ डेंस, अगर बेसिक इसकी वो सोचें तो इट इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर की क्रोमोसोम होता है, फिर वो डीएनए बना के अंदर होता है, और डीएनए से में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? इसके अलावा दोनों में जो जो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, बाकी जो ये है मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो ये तो दोनों में ही होगा, तो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, और इसमें बेसिक जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, जो भी एसेंशियल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो एनिमल सेल है, उसमें एक ऑर्गेनेली होता है जिसे नोन एज सेंट्रोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एंड इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो बाकी क्या-क्या चीजें कॉमन है प्लांट और एनिमल सेल में? सेल मेम्ब्रेन, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ, न्यूक्लियस, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ, साइटोप्लाज्म, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ। यूनिक क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, ठीक है? तो ये तो बात हो गई प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रिमिटिव है और कितना एडवांस्ड है, उसके हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं सेल को इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मतलब पुराना, तो इसलिए ये मतलब लेस डेवलप्ड वाला है, सो इट इज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल एंड इट डिवाइड्स मोर रैपिडली देन प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगर इसमें देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि इसमें जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और ऑर्गेनेली इसमें यूकैरियोटिक में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंड some vacuoles. It has no membrane bound organelles. एक ऑर्गेनेली ऐसा होता है विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जो होता है राइबोसोम, इसलिए वो दोनों में होता है। एंड राइबोसोम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, और प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, जब प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे।
तब पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है? तो ये बेसिक वो हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक समझ लो प्रिमिटिव है, तो वो छोटा होता है, वो इससे ज़्यादा जल्दी डिवाइड करता है। मेम्ब्रेन बाउंड इसमें कुछ नहीं होता, ना ही न्यूक्लियस, ना ही कोई ऑर्गेनेली। जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, राइबोसोम, वो बस इसमें होगी, ठीक है? अब हम आज यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल जो सिंपल वाला है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे सेल्स के डिफरेंट साइजेस और शेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे छोटा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। वो होता है 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। इसके बाद अगर हम वायरसेस देखें या बैक्टीरिया देखें, तो वो 3 to 5 माइक्रोन होते हैं। और लार्जेस्ट सिंगल सेल बॉडी में क्या मतलब कहीं भी नेचर में कौन सा होता है? लार्जेस्ट सिंगल सेल इज सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है? और इसके अलावा अगर मल्टी सेलुलर में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होते हैं, जैसे कि आरबीसीज हैं, डिस्कॉइड होते हैं, वो 7 माइक्रोन साइज के होते हैं। फिर जो न्यूरॉन होते हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, शेप भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्यूबॉइडल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो अब जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, तो उसके एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक होता है पीपीएलओ, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो हम एक बैक्टीरिया को प्रोटोटाइप मान के और डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है? तो अब बैक्टीरिया जैसे हैं, वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। स्फेरिकल हो सकता है, राउंड, तब हम इसको कहते हैं फोकाई। ओवल हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे बेसिलाई। फिर कॉमा शेप का हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे विब्रियो। स्पाइरल शेप का हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे स्पाइरिलम, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हो गए। अब हम अगर बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम आउटर सेल एनवेलप की बात करते हैं। तो ये सेल सेल एनवेलप 3 चीज़ों से बनी होती है। सबसे इनर है सेल मेम्ब्रेन, उसके आगे है, ऊपर है सेल वॉल, और सबसे ऊपर है ग्लाइकोकैलिक्स। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं प्रोकैरियोटिक सेल का, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर ये सेल वॉल हो गई, और इसके ऊपर एक और हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक सी होती है, और ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका रोल भी दोनों में सेम होता है। जो ये सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन होंगे, ग्लाइकन मतलब ग्लाइकोजन। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलके बनी है। और आउटर ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स अगर मतलब बहुत ज्यादा स्टर्डी नहीं होती, थोड़ी क्या कहना चाहिए उसको, वो होती है स्लिपरी सी, थिन सी, देन इट इज नोन एज अ स्लाइम लेयर।
और अगर थिक स्टर्डी होगी देन इट इज नोन एज कैप्सूल। ठीक है। और ये जो सेल वॉल है ये सारे प्रोकैरियोट्स में होती है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अब ये तीनों मिलके प्रोटेक्शन का काम करते हैं एंड गिव शेप टू दी सेल। ठीक है। एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये स्लिपरी थिन लूज अगर होगी इट इज नोन है। तो ये जो है इस बारे में बात हो गई कि तीन चीजें होती हैं सेल एनवेलप में। सेल इनर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्लिपरी लूज थिन होगी देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर, और अगर थिक स्टर्डी होगी देन इट इज नोन एज कैप्सूल। तीनों मिलके टुगेदर दे प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल। तो पहली बात तो हो गई है सेल एनवेलप। फिर उसके बाद दूसरा सेल मैट्रिक्स मैंने बताया, साइट जो कि होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म ये तो सेम होता है चाहे यूकैरियोट हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं करना। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल। तो जब प्रोकैरियोट है तो इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, तो उसको कहते हैं इट इज लाइंग नेकेड एंड इट इज सर्कुलर नोन एज जीनोमिक डीएनए। जैसे ये हमने यहाँ बनाया तो इसमें ये ऐसे सर्कुलर सा डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होगा, यूं पढ़ा है, दैट इज नोन एज जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा besides this there are small circular DNA lying outside the genomic DNA in the cytoplasm. They are known as plasmids. ये समझ लो, ये यहाँ पे छोटे छोटे पड़े होते हैं। These are known as plasmids. अब इनका रोल अगर हम बैक्टीरिया में समझें तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कई बार हम बीमार पड़ते हैं, एंटीबायोटिक देते रहते हैं, फिर भी फीवर नहीं उतरता है या ठीक नहीं होते, इसलिए कि जो बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट किया है वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस किसने दिया? दीज प्लाज्मिड्स ने, विच आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए एंड दे लाई आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये प्लाज्मिड। ठीक है। अब हमने बात की थी कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो होती नहीं है इसमें। तो जो एक ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो ही हो सकती है। वो कौन सी है? राइबोसोम, है ना। अब राइबोसोम के इसमें ये जो होते हैं प्रोकैरियोट में दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ये इसको यूनिट से बताते हैं, ये 50s और ये 30s, और इनको टुगेदर बताते हैं। सब 70s का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में। ऐसा नहीं है कि इसको टोटल कर देंगे, ये कोई अलग ही यूनिट है। आप बस ये याद रखो 70s का राइबोसोम होता है। अब ये राइबोसोम कहाँ होता है? एक तो ये साइटोप्लाज्म में होता ही है ना। और इसके अलावा ये एमआरएनए पे भी जाके कई सारे बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि ये जीनोमिक डीएनए ये आरएनए बनाएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अभी जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक होता है ये एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। तो ये जो राइबोसोम है कुछ तो ये साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़े हैं, और कुछ ये जाके ये
एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं और चेन जैसा बन जाता है। तो चेन of ribosome and mRNA together is known as polyribosome। पॉली मतलब क्योंकि काफी सारे हैं, राइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है। अब ये राइबोसोम का काम क्या होता है, कहीं भी होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो जो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बना, अगर एमआरएनए या कोई भी आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए अलोंग विथ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम के साथ मिलके, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये काम हो गया इसका, राइबोसोम का। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम बेसिकली क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और वो कैसे लाई कर सकती है, एज लैमिले। लैमिले मतलब होता है जो स्टैक होके ये होते हैं, या एज वेसाइकल, या एज ट्यूब्यूल्स। अब एक थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा ये। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, चलो पूरा ही बना दें, या होगी सेल वॉल भी बना दें, तो एक बार पूरा ही स्ट्रक्चर बना देंगे इसी में। और फिर ग्लाइकोकेलिस। ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें से इन फोल्डिंग्स होती हैं, दे आर नोन एज मीजोसोम्स। तो ये लैमिले की तरह भी होती है, स्टैक्ड। देखो भाई, मैं ये तो लगाना ही भूल जाती हूँ। साइकिल्स की तरह भी होती है और ट्यूब्यूल्स की तरह भी होती है। अब ये जो मीजोसोम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो इट, पहला तो दिख ही रहा है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। दूसरा, इट फॉर्म्स द सेल वॉल। तीसरा, अब इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो होती नहीं है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो रोल प्ले करता है यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन का, वो ये मीजोसोम प्ले करता है। इसी तरह से जो लाइसोसोम यूकैरियोटिक में रोल प्ले करता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, ये इसमें ये प्ले करता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में भी इसका रोल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है मीजोसोम। सरफेस एरिया तो बढ़ाता ही है, सेल वॉल को ये बनाता है, ये सेल वॉल को माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्ले करता है, प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन करता है, लाइसोसोम की तरह एंजाइम सिक्रीशन और डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो कि कुछ वो होते हैं पिगमेंटेड बैक्टीरिया, जिनको कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनमें कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिनको कि कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ही, और वो दे कंटेन ब्लू पिगमेंट। तो मीजोसोम तो ये हुआ ही,
इसके अलावा जो पिगमेंटेड एल्गी है उसमें भी कुछ एक स्पेशल एक्सटेंशंस निकलते हैं जिनमें कि ब्लू पिगमेंट होता है एंड दीज आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट मीजोसोम्स। अब अगर हम बात करें आगे तो हमें बात करनी है इंक्लूजन बॉडीज की। कितना नंबर था ये मीजोसोम्स का? 5। छठा है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? स्टोरेज मटेरियल होती है सेल में। तो वो जो है कुछ फूड मटेरियल स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, और जो पिगमेंटेड अगेन बैक्टीरिया है तो उनमें साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनो मतलब ब्लू होता है, तो जहां भी साइनो आया मतलब ब्लू पिगमेंटेड ग्रेन्यूल। दीज आर टुगेदर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज, और ये स्टोरेज मटेरियल रिजर्व में रख के स्टोर करती है, इनका रोल ये है। इसके अलावा एक गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं, उनको भी इंक्लूजन बॉडीज में ही इंक्लूड किया है इन ब्लू एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। तो ये यहाँ पे हम कुछ इंक्लूजन बॉडीज बना सकते हैं, स्टोरेज मटेरियल। तो अब हम पूरा ही बना दें लो। ये हो गया जीनोमिक डीएनए, इसमें से ये निकला एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। इस पे अटैच हो गए जाके राइबोसोम, और इसके अलावा राइबोसोम ऐसे भी पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये हो गया राइबोसोम्स, और ये दोनों टुगेदर चेन जो है दैट इज नोन एज पॉलीसोम। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, तो उसमें पॉलीसोम भी ऐड कर देते हैं, तो पॉलीसोम तो इंक्लूजन बॉडी है नहीं, तो उसका आंसर होता है पॉलीसोम। तो ये हो गया अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। और एक होता है लास्ट में सरफेस स्ट्रक्चर्स। सरफेस स्ट्रक्चर्स वो हुए जो कि वैसे तो 4 होते हैं: सीलिया, फ्लैजिला, पाइलाई एंड फिम्ब्रिया। इसमें से जो सीलिया और फ्लैजिला है दे हेल्प इन मूवमेंट या लोकोमोशन कह लो। पाइलाई और फिम्बरी जो है वो सरफेस पे जरूर होती है बट दे हैव नो रोल इन मूवमेंट। तो हम इसमें से फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो सेल वॉल से बनता है, यहाँ से। तो सेल वॉल में सबसे नीचे इसकी बेसल बॉडी होती है, फिर एक हुक होता है, और एक लंबा सा फिलामेंट होता है। सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला। और इस फिलामेंट में एक प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन, ऐसे करके ये फ्लैजिलिन। ठीक है, और ये जो फिलामेंट होता है इससे ये आउटसाइड द सरफेस प्रोजेक्ट करता है। सो दिस इज अ फ्लैजिला। इसके अलावा छोटे छोटे सीलिया भी होते हैं। अब वो पूरे में भी हो सकते हैं, एक एंड पे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये दो जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सरफेस स्ट्रक्चर है वो है फिम्ब्री। ये थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू सीलिया। फिम्ब्री प्लूरल हो गया।
इसका मूवमेंट पे रोल नहीं होता, इसका किस में रोल होता है? दे हेल्प इन ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे कि रॉक्स पे बैक्टीरिया अटैच्ड होते हैं या यूप्रोकैरियोट अटैच होते हैं, तो उनपे अटैचिंग टू द रॉक्स। सिमिलरली अगर होस्ट में तो इन दी होस्ट टिश्यू अटैच टू दी रॉक या होस्ट टिश्यू, जहां भी ये है वहां पे उसको क्लॉ की तरह से यूं अटैच कर लेते हैं। ठीक है। और लास्ट है पाइलाई। पाइलाई का क्या रोल होता है कि जैसे डिवीजन हो रहा है दो प्रोकैरियोट्स में, तो अब ये न्यूक्लियर मटेरियल दो में तो डिवाइड हो गया, अब इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। उसमें एक ये टनल जैसी या चैनल जैसी बन जाएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये पाइलाई जो है दे हेल्प इन रेप्लिकेशन। ये हो गए सरफेस स्ट्रक्चर, जिसमें से सीलिया एंड फ्लैजिला आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट। पाइलाई एंड फिम्ब्रिए डोंट हैव एनी रोल इन मूवमेंट। पाइल फिम्ब्रिए का रोल है इन अटैचमेंट टू दी स्ट्रक्चर वे जहां पे ये होते हैं। ठीक है। एक लास्ट की चीज एक देख लो, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक। एक स्टेन बैक्टीरिया के लिए स्पेशल होता है, जिसको कि कहते हैं ग्राम स्टेन। बहुत डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं होते वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में हल्का सा फर्क होता है, जैसे कि ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव में तो होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। अब ये जो ग्राम स्टेन होता है ये स्टेन करता है इस सेल वॉल को। तो जब स्टेन डाला तो सेल वॉल में ये भी स्टेन कर दिया, इसको भी इसको भी, लेकिन इसके ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स है तो वो स्टेन जो होता है वो लॉक हो जाता है, जबकि इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है तो स्टेन वॉश ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ग्राम स्टेन जिन्होंने पकड़ लिया दे आर ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं पकड़ा मतलब जिनसे वॉश ऑफ हो गया वो ग्राम नेगेटिव है। बस इतना जान लो, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और अगर इन दोनों में से पूछे कौन सा ज्यादा विरुलेंट या ज्यादा खतरनाक होता है तो वो ग्राम नेगेटिव होता है। तो इतनी बात है प्रोकैरियोट के बारे में। फटाफट मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि सेल एनवेलप होता है सबसे पहले, तीन पार्ट का बना होता है। इनर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है जैसे यूकैरियोट में होती है। देन उसके आउटर है सेल वॉल विच इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड सबसे आगे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि अगर थिन स्लिपरी लूज होगा तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, थिक स्टर्डी होगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है सेल मैट्रिक्स में वो तो सेम ही होता है। फिर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सर्कुलर ऐसी पड़ा होता है जीनोमिक डीएनए। और फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी वो पड़े होते हैं सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दे आर नोन एज प्लाज्मिड्स, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है। अब इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो होती नहीं है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक ही ऑर्गेनेली होती है, राइबोसोम, जो कि दो पार्ट में बनी होती है, 50s एंड 30s टुगेदर 70s। तो ये अकेली ऐसे भी साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं यहाँ ये। और अगर mRNA बनता है इस जीनोमिक डीएनए से तो उससे जाके एज अ चेन अटैच हो जाते हैं, और चेन ऑफ राइबोसोम प्लस mRNA इज नोन एज पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका मीजोसोम। मीजोसोम वो होती है इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये वो तीन तरह से हो सकती है, ये ऐसे स्टैक्स की तरह लैमिले, या ये वेसाइकल, या ये ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और ये ऐसे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है सेल में। एक तो सरफेस एरिया तो बढ़ाया है इन फोल्डिंग करने से, इसके अलावा सेल वॉल को ये बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट में काम करता है रेस्पिरेशन वो ये करती है, लाइसोसोम जो यूकैरियोट में काम करता है एंजाइम सिक्रीशन वो करती है, और डीएनए रेप्लिकेशन भी करती है। इसके अलावा ये
जो पिगमेंटेड बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी एक एक्स्ट्रा भी इनफोल्डिंग होती है जिसमें पिगमेंट बढ़ा होता है, दैट इज नोन एज क्रोमेटोफोर। अब इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज मटेरियल होता है, रिजर्व स्टोर करके रखता है। वो चाहे ग्लाइकोजन स्टोर करे तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट करे तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, और पिगमेंटेड में पिगमेंट, साइनो मतलब ब्लू, ब्लू पिगमेंट साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। और कुछ ब्लू एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी होते हैं, इन सबको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। अब सरफेस के स्ट्रक्चर होते हैं, ये हो गए सीलिया छोटे छोटे, फिर एक होता है ये फ्लैजिला। ये दोनों जो है मोटिलिटी में काम करते हैं, जिसमें फ्लैजिला का सेल वॉल से बनता है, स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। एक बेसल बॉडी होती है, फिर हुक होता है और एक फिलामेंट होता है जिससे ये बाहर को प्रोट्रूड करता है। उस फिलामेंट में पिगमेंट प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन। और फिम्बरी होता है, वो बड़े होते हैं सीलिया से, लेकिन ये इनका रोल मूवमेंट में नहीं होता, ये ग्रास्पिंग या अटैचिंग टू इट्स होस्ट काम करते हैं। और चौथा है पाइलाई। पाइलाई का रोल रेप्लिकेशन में, जिससे न्यूक्लियर मटेरियल को एक सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर कर सके। स्टेनिंग बैक्टीरिया की होती है ग्राम स्टेन से। अगर जो ग्राम स्टेन से स्टेन हो गया देन इट इज ग्राम पॉजिटिव, अगर नहीं हुआ तो ग्राम नेगेटिव। वो क्यों? क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स वॉल होती है तो स्टेन लॉक हो जाता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होती तो स्टेन लॉक नहीं होता, वॉश ऑफ हो जाता है। इतना है अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। और हम लोग अब फटाफट जो है वो कर लेते हैं, इसके PYQ। कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुलर सेलुलर बताया था, ये क्या होता है? किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने, कि हर सेल से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। Which is correct about cell theory in view of current status of our knowledge about cell structure? It needs modification due to discovery of such cellular structures like chloroplast and mitochondria. Modified cell theory means that all living beings are composed of cells capable of reproducing. Cell theory does not hold good because living beings, viruses, do not have cellular organization. Cell theory means that all living objects consist of cell whether or not capable of reproducing. ये तो गलत हो ही गया। अब ये करंट स्टेटस पूछ रहे हैं, तो ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेम ऑफ शेडेन एंड श्वान आर एसोसिएटेड विद सेल थ्योरी। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम होता है 0.001 माइक्रोन। आप लोग इसको अपने फिजिक्स में पढ़ लेना, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर इस तरह तो लेक्चर लंबा बहुत हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू क्रोमैटो, ये भी सब आपका केमिस्ट्री फिजिक्स है, लेकिन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो उसमें क्या होता है, वेट के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं, तो और हर ऑर्गेनेल का वेट अलग होता है। इसका आंसर हो गया सी। अब हम अपने मेन प्रोकैरियोटिक सेल पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वन फर्स्ट है, इन बैक्टीरिया मीजोसोम्स आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सही है। मीजोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी सही है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये तो सही है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया बी, क्योंकि इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल नहीं करते, स्टोरेज करते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सही है। फिलिया एंड फिम्ब्रिया मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, यही गलत है ना, तो इसका आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक? मीजोसोम तो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया सी। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू, फिम्ब्री, तो डी आंसर हो गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो पॉलीसोम नहीं होता ना, क्योंकि वो तो mRNA अटैच टू राइबोसोम इज पॉलीसोम। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? अगेन मीजोसोम, डी आंसर हो गया। मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, सीलिया भी है और फ्लैजिला भी है, लेकिन अगर एक पूछे तो फ्लैजिला, क्योंकि सीलिया सब में नहीं होते।
Why the capsule advantageous to a bacteria? It protects the bacterium from desiccation. It provides means of locomotion. It allows bacteria to hide from host immune system. It allows the bacteria to attach to surface. कैप्सूल तो सी हुआ, वैसे ए भी हुआ, ये दो तो नहीं हुआ। आगे चलते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, इसमें है दिया हुआ? नहीं। The term glycocalyx is used for a layer present between cell wall and membrane of bacteria. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में तो नहीं होती। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एंड ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, a cell layer surrounding the cell wall of bacteria। यही है ना, सबसे आगे वाली होती है ना ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका आंसर हो गया डी। क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1-3 in number and are always circular ना। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है ना, तो उसमें ऑलवेज सर्कुलर होंगे। ए हो गया इसका आंसर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंटिन, मैंने बताया था क्रोमेटोफोर्स होते हैं मीजोसोम की तरह ही। इसका आंसर हो गया बी। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, अगेन ये आ गया मीजोसोम। ठीक है, तो मैंने फटाफट पीवाई क्यू करा दिए, क्योंकि प्रोकैरियोट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यूकैरियोट को हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और फिर जो है उसमें हमें लगता है 2-3 लेक्चर लगेंगे। तो बच्चों, अभी आप लोग इसको रिवाइज करना, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।